हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से पेज नंबर 109 में नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया निबंध प्रगीत और समाज को पढ़ेंगे। प्रगीत का अर्थ होता है मुख्य रूप से ऐसा गीत या फिर ऐसा ऐसा कविता जिसमें गीतकार या फिर कविकार का निजी अनुभूतियों का प्रतिबिंब देखने को मिलता है हमें, जिसमें कवि निजी अनुभूतियों को भी व्यक्त करते हैं, निजी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। और ऐसा प्रगीत हमें महादेवी वर्मा की कविताओं में भी देखने को मिलता है। और आज का जो निबंध है उसमें मेन मुद्दा कविता को लेकर है कि ऐतिहासिक कविता कैसी होती थी और आधुनिक कविताएं कैसी हैं, और समाज में किस कविता का चलन है, नई कविता या फिर पुरानी कविता। ये जो नई कविता और पुरानी कविता है ये हम आगे जब पढ़ेंगे प्रगीत और समाज को, तब उसमें हम सब ये सब जानकारी हमें मिलेगी। और इसमें बहुत सारे आज के निबंध में बहुत सारे कवियों की भी आलोचना की गई है। उसमें नामवर सिंह जी ने जिन कवियों के बारे में बताया है और उनसे उनकी कविताओं से प्रेरित होकर उन्होंने आज के निबंध में भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो चलिए हम निबंध को पढ़ने से पहले नामवर सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1927 को जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह। इनके पिताजी पेशे से एक शिक्षक थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा आवाजापुर एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गांव में ही संपन्न हुई। इनकी हाई स्कूल की शिक्षा जहाँ से इन्होंने बीए और एमए किया, हीवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस, इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस से ही इन्होंने बीए और एमए किया। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय पर बीएचयू से पीएचडी की। और इनकी वृत्ति में देखा जाए तो इन्होंने 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे ये। फिर 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया इन्होंने। जनयुग में दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किए गए। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई इनकी। और इस तरह से ये पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वही पुनर्नियुक्त रहे। 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार हैं: बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, वाद विवाद संवाद, इतिहास और आलोचना की कहानी में है, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कहना ना होगा एवं अनेक इनकी संपादित पुस्तकें रही। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा हैं, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। तो ये थी नामवर सिंह जी की एक छोटी सी जीवनी, जो कि परीक्षा के समय हमें बहुत ही काम आने वाली है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए अब हम प्रगीत और समाज निबंध की ओर बढ़ते हैं। कविता पर समाज का तीव्र दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है।
इधर आलोचना भी ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। बता रहे हैं यहाँ पर कि कविता पर समाज का दबाव, कि कविता कैसी होनी चाहिए, कविता का रूप क्या होना चाहिए, इस पर समाज का दबाव बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा है, सामाजिक दबाव बढ़ रहा है कविता पर। और इधर आलोचनाएं भी हो रही हैं कविता को लेकर सामाजिक रूप से। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिगता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती हैं। लिरिक और प्रगीत एक ही होता है। तो ऐसा वातावरण जिस पे कि भी कविता लिखने पर बहुत सामाजिक दबाव है, ऐसे वातावरण में नामवर सिंह जी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण ऐसे लिरिक और प्रगीत लिखना चाहते हैं जो कि समाज को उसका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करे, ऐसी कविताओं की ओर जो कि निजी भावनाओं से संबंधित हो, सीधे सीधे सामाजिक नहीं हो वो, जिसमें कवियों की निजी भी व्यक्तिकता हो और निजी संबंधित कुछ भावनाएं हों उनकी। ऐसी कविताओं की ओर वो समाज का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। और आज समाज में वो ऐसी कविता इसलिए लाना चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसी कविताएं कठिन भी होती हैं। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। और बता रहे हैं कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक हाव भाव, सामाजिक भावों का जहाँ तक चित्रण का प्रश्न है, जो समाज की ओर से जो व्यापक जीवन दिखाया जाता है, एक विशाल जीवन का चित्रण होता है कविता में, सामान्यतः दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रबंध काव्य और लंबी कविताओं की ओर ही जाती हैं। लंबी लंबी कविताओं में ही ऐसा यथार्थ हमें देखने को मिलता है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं, न उनसे उसकी अपेक्षा ही की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। अब प्रगीत धर्मी जो कविताएं हैं वो न तो जो कि प्रगीतात्मक होती हैं, वैसी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए ठीक ठाक समझी जाती हैं और न उसकी अपेक्षा ही की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार ये सब नितांत यानी कि बिल्कुल व्यक्तिक और आत्मपरक होती हैं। क्योंकि सामान्य समझ यानी कि समाज जो सोचता है कि ऐसी कविताएं, प्रगीत धर्मी कविताएं बस व्यक्तिक और आत्मपरक ही होती है, निजी अनुभूतियों पर ही आधारित होती हैं, ऐसा सोच है समाज में। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसमें बहुत सारे कवियों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जिक्र आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य सिद्धांत है, उसमें भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूरा दृश्य दिखता है। सुर सागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। सुर सागर जो कविता है वो भी इसीलिए उन्हें परिसीमित लगा क्योंकि वो एक गीत काव्य था। आधुनिक कविता में उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण
यूरोप में प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्ति भी मिला रहता हो। आधुनिक कविताओं से उन्हें क्या शिकायत थी कि आधुनिक कविताएं जो हैं वो कविताएं बस प्रगीतात्मक हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। और जो यूरोप में कला को ही लेकर कलाकारों पर जो एक पुकार हुई, पुकार के कारण उसमें कहा गया कि आजकल ऐसी लंबी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत ही कहाँ है। मतलब इसका मतलब यही है कि आजकल लंबी लंबी कविताएं कौन पढ़ता है, छोटी छोटी कविताएं हो समाज में तो वही चलती हैं। ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कहा गया यूरोप में जो प्रगीत मुक्तकों का ही चलन है। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव हो। और कह रहे हैं कि अब तो ऐसी सामग्री जुटानी चाहिए, ऐसी सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए जिससे बस छोटी छोटी ही कविताएं लिखी जाएं। यहाँ पर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि लंबी कविताओं को समाज में क्यों इस तरह से उसे स्थान दिया गया कि लंबी कविताओं को पढ़ने का समय नहीं है किसी के पास, और छोटी कविताओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है आधुनिक युग में। तो इस पर थोड़ा सा वो नाराज है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। अब जब समाज में इस तरह से छोटी छोटी कविताएं आने लगेंगी तब तो जाहिर सी बात है कि जो जीवन की अनेक परिस्थितियां हैं, अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाली जो लंबी लंबी सी कविताएं हैं, उसमें बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे आख्यान जो लिखे जाते हैं वो सब तो अब जैसे बंद सी हो गई। इसलिए ज्यों ही प्रसाद की शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, पेसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। और जैसे ही ये सब कविताएं जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है, प्रसाद जी की जो कविता है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा, ये सब कवियों की जो कविताएं और तुलसीदास, ये सब जब आख्यानक सामने आए, जब ये प्रकाशित हुए, तब आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्ति बोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा पूरा एहसास न था। यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वीकार करना चाहता हूँ कि वो 15 वर्ष पहले जो उन्होंने कविता के नए प्रतिमान जो कविता है उसमें जब उन्होंने मुक्ति बोध की लंबी कविताओं जैसी, मुक्ति बोध की जो लंबी कविताएं हैं, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताएं, उन पर उन्होंने जो विचार किया तो उसमें जो आत्मपरक और प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का उन्हें पूरा पूरा एहसास नहीं था कि उसमें जो आत्मपरक है, उनकी जो निजी भावनाएं उसमें उस कविता में लिखी गई है मुक्ति बोध की वो लंबी कविताओं में, और जो प्रगीत धर्मी जो छोटी कविताएं हैं उसमें भी सामाजिक सार्थकता की संभावना है, ये उन्हें पूरा एहसास नहीं था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है
कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। लेकिन वो इस बात में तब भी संदेह नहीं था उन्हें, और अब भी संदेह नहीं है कि नई कविता जो कि प्रगीतात्मक है, नई कविता के अंदर जो आत्मपरक कविताओं की जो ऐसी एक प्रबल प्रवृत्ति थी जो समाज में निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी और अपर्याप्त, एकांगी यानी कि एक तरफा, एकल और अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। और उस समय जो दौर चल रहा था, सीमित कविताएं, सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं को उसमें उस दायरे को तोड़कर जब एक व्यापक काव्य सिद्धांत, एक विशाल बड़ा सा काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बोध की कविताओं का समावेश किया गया, तो उन्हें किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती थी। लेकिन जब उन कविताओं का समावेश किया गया, उनकी लंबी लंबी सी कविताओं का, व्यापक काव्य सिद्धांत का, लेकिन उसके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। लेकिन ऐसी छोटी छोटी भी जो कविताएं हैं वो बची रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उसी काव्य सिद्धांत को एक बड़ा बना सकती हैं, उसमें वो थोड़ा सा बच निकलती हैं ऐसी कविताएं। इस दिशा में पूर्ण विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्ति बोध के काव्य से ही मिली। यहाँ पर ही बता रहे हैं नामवर सिंह जी की इस जो पूर्ण विचार है इस कविता को लेकर, उसमें उन्हें मुक्ति बोध जी से ही, उनके काव्यों से ही उन्हें प्रेरणा मिली। मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी कविताएं लिखी जो कि प्रगीतात्मक कविताएं हैं, छोटी भी हैं, लेकिन छोटी होने के बावजूद वो लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। और इसलिए ये सब मुक्ति बोध की इन्हीं कविताओं से ही उन्हें पूर्ण विचार करने पर वो नामवर सिंह जी पूर्ण विचार किए और इसी से उन्हें प्रेरणा भी मिली। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। मुक्ति बोध जी की कविताओं के बारे में बता रहे हैं कि वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। किसी किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्ति बोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्ति बोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है तीव्रतम रूप से, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुक्ति बोध का जो समूचा पूरा काव्य है वो मूलतः आत्मपरक है, निजी है। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है। रचना विन्यास में वो जब कविताओं की रचना हुई तब वो पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकलाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी, जैसे सहस्र स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूं। ऐसी कविताएं जो कि नाटकीय प्रगीत है, कुछ प्रगीत भी हैं और कुछ नाट्य धर्मी भी है, नाटकीय एकलाप भी हैं। यही कविताओं के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। इस तरह की कुछ कविताएं, सहस्र स्वीकारा है, मैं तुम लोगों से दूर हूं। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है।
वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। ये वाक्य, ये लेखन मुक्तिबोध जी का है। यहाँ पर उन्होंने नामवर सिंह जी ने बताया है कि जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, जहाँ नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। अब जहाँ जिस कविता में नाटक है, नाटकीयता को दर्शाया गया है, वहां भी भावनाएं हैं। पाठकों के सामने वो एक भावनात्मक रूप से ही दर्शाई गई हैं। उस नाटक को भी एक भावनात्मक रूप से ही दर्शाया गया है। जहाँ नाटकीय है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहां जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। ये तो हम देखते हैं कि कोई भी कविता, कोई भी लेख हम पढ़ते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे सामने आता है। ऐसी कविता जो कि हम पढ़ रहे हैं और उसे हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, तो उसकी भावनाओं को हम समझते हैं और उसके प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में आता है विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्ति बोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। और इसी प्रकार ये जो आत्मपरकता है, उनकी जो निजी भावनाएं हैं वो, अथवा भावमयता, उनकी जो भावना है, मुक्ति बोध की सीमा नहीं है वो, बल्कि उनकी शक्ति है। और उनके प्रत्येक कविता को इसी शक्ति से उन्हें गति और ऊर्जा प्रदान होती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। और किसी भी इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत बता रहे हैं यहाँ पर, तो किसी भी गति, किसी भी कविता के गति या फिर ऊर्जा को हम देखें तो उसका मूल स्रोत होता है उस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है, और यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त, जिनके अंतःकरण का आयतन यानी कि अंतरात्मा का जो आयतन है वो पूरा संक्षिप्त है, उनसे एकदम भिन्न है। तो ये थी आज की हमारी भाग 1, प्रगीत और समाज का भाग 1 हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह की कविताओं पर जोर दे रहे हैं नामवर सिंह जी, और कविता को पूरे डिटेल में उन्होंने बताया है कि किस तरह की कविताओं में किस तरह की भावनाएं छिपी होती हैं, या फिर छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसमें भी सामाजिक तत्परता देखने को मिलती है। अब वो कविकार के ऊपर है कि वो किस तरह से कविता को सामने दर्शाता है, पाठकों के सामने दर्शाता है। तो आज हम इस निबंध का भाग 1 यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये कविता लंबी है, इसे हम 4 भागों में समाप्त करेंगे। थैंक यू।